आज हम आप लोगों के सम्मुख चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण विषय प्रस्तुत कर रहे हैं, जो है असम के एक गुमनाम नायक लाचित बोरफुकन के ऊपर। हमारे इस देश, समाज और सभ्यता की सुरक्षा के लिए ना जाने अनगिनत कितने लोगों ने अपनी शहादतें दी। कुछ चर्चित हैं और कुछ हस्तियां गुमनाम रह गईं। उन्हीं गुमनाम नायकों में एक अत्यंत आदरणीय नाम आता है लाचित बोरफुकन का। इनके हम जीवन पहलू की बात करें तो इनका मूल नाम चाउ लाचित था, जिन्हें असम के शिवाजी व महाराणा जैसे उपनामों से भी जाना जाता था। 24 नवंबर 1622 को चराईदेव में इनका जन्म हुआ और 1672 ईस्वी में बीमारी से इन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पिता के संरक्षण में राज्यशास्त्र, सैन्य कला, इतिहास इत्यादि के माध्यम से हुई। उच्च पद पर अगर हम देखें तो इन्होंने बोरफुकन यानी सेनापति पद तक अपने सफ़र को आगे बढ़ाया और इनके जीवन की जो सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी वह फराई घाट की लड़ाई में मुगलों पर निर्णायक विजय। हम आशा करते हैं कि आप इस चर्चा को अंत तक सुनेंगे और ऐसे गुमनाम नायकों के बारे में आप अवगत होंगे, जिन्होंने इस देश, जिन्होंने इस समाज, जिन्होंने इस परंपरा और समाज में एक प्रकार से क्रूरता के विरुद्ध संघर्ष करते हुए अपने जीवन का परित्याग किया। इनके पिता का नाम मामाई तामुली बोरबुआ था, जिनका मूल नाम पिता का वैसे हम कहें तो सुकुटी हुआ करता था, लेकिन इन्हें ये नाम मोमाई जो है असम के लोगों द्वारा प्यार से इन्हें दिया गया। मोमाई का मतलब होता है असम में मामा। तमुली का नाम इन्हें राज परिवार में प्रथम पद के रूप में मिला। तमुली एक पद का सूचक है, यानी जब राज परिवार में इन्हें पद दिया गया तो तमुली के रूप में इनकी प्रथम नियुक्ति हुई। और जो बोरबुआ है ये असम राज्य के प्रथम बोरबुआ के पद पर नियुक्त हुई, अभी असम राज्य में एक पद का सूचक था। 17वीं सदी में यदि हम देखें तो भारत पर मुगलों का विशाल साम्राज्य हुआ करता था, जिसमें औरंगजेब का नाम दुनिया के क्रूरतम शासकों में से लिया जाता है। उसकी दृष्टि असम के आसपास क्षेत्रों पर इस्लामी साम्राज्य का पताका फहराने की थी और इसी दौरान वीर हिंदू अहोम साम्राज्य पर भी उसकी कुदृष्टि पड़ी। मुगलों से लोहा लेने में उत्तर व पश्चिम क्षेत्र के दो महान हिंदू योद्धाओं महाराणा प्रताप और शिवाजी की गाथा से तो हम अवगत हैं, प्रसिद्ध हैं, किंतु सुदूर पूर्वोत्तर में मुगल क्रूरता से लोहा लेने व उनके विजय दंभ को चूर करने वाले महान योद्धा लाचित बोरफुकन के इतिहास से हम उस प्रकार अवगत नहीं हैं, या हम ये कहें कि इतिहास में उन्हें वो स्थान नहीं मिला जिसके वह वास्तव में हकदार थे, जिसके वह अधिकारी थे। इनका अगर हम देखें असम के इतिहास में योगदान तो वह अविस्मरणीय है और इसका अंदाज़ा हम इसी से लगा सकते हैं कि आज भी भारतीय नौसेना के रणनीति व कौशल हेतु वे नौसैनिकों के प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं तथा 1999 ईस्वी से इन्हें राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के सर्वश्रेष्ठ के द्वारा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के सर्वश्रेष्ठ कैडेट को, जो उसका सर्वश्रेष्ठ कैडेट होता है,
उसको लाचित बोरफुकन स्वर्ण पदक से आज भी नवाजा जाता है। यानी भारत सरकार के द्वारा नौसेना में जो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के है, उसमें जो सर्वश्रेष्ठ कैडेट होते हैं उनको लाचित बोरफुकन स्वर्ण पदक से नवाजा जाता है। अहोम साम्राज्य के बारे में यदि हम संक्षेप में दृष्टि डालें तो चाओलुंग शुकप्पा के द्वारा 1228 ईस्वी 1228 ईस्वी को 13वीं सदी में इसकी स्थापना की जाती है, जिस पर 1826 ईस्वी तक याडाम्बू की संधि तक इस वंश का नियंत्रण रहता है। यानी लगभग 400 वर्षों 600 वर्षों तक ये प्रमुखतः छापामार व जल युद्ध में प्रवीण हुआ करते थे। इन्हें ब्रह्मपुत्र नदी पर नाव का पुल बनाने में भी विशेष महारत और तकनीकी ज्ञान हासिल था। अहोम साम्राज्य की सैन्य संरचना यदि हम देखें तो यह जो बोरफुकन है यह इनका वास्तविक नाम नहीं था। मैंने पहले ही आपसे बताया है कि इनका जो वास्तविक नाम था वह चाऊ लाचित था। लाचित बोरफुकन जो शब्द जुड़ा, यह बोरफुकन अहोम सेना में एक पद का सूचक है। यदि अहोम सेना की संरचना पर हम थोड़ा सा ध्यान दे दें जो आवश्यक होगा, तो उनमें जो सबसे छोटी संरचना थी वह डेका हुआ करती थी, जो 10 सैनिकों का संचालन करता था। जो बोरा थे वो 20 सैनिकों का संचालन करता था। जो शौकिया था वह 100 सैनिकों का संचालन करता था। जो हजारिका था वह 1000 सैनिकों का संचालन करता था। उसी प्रकार 3000 सैनिकों के संचालन करने वाले को राजखोवा की उपाधि दी जाती थी, और जो 6000 सैनिकों का संचालन करते थे उन्हें बोरफुकन के नाम से जाना जाता था। तो ये जो बोरफुकन है, ये लाचित के नाम में जो बोरफुकन जुड़ा हुआ है यह उनका नाम नहीं था, अपितु उनके पद का सूचक था। राजा जो तात्कालिक सम्राट अहोम सम्राट थे, राजा चक्रध्वज सिंघा के द्वारा मुगलों के विरुद्ध अभियान में सेना के नेतृत्व हेतु लाचित को बोरफुकन के पद पर चयन किया गया। यदि हम अहोम और मुगल संघर्ष की बात करें तो 1622 ईस्वी से ही लगातार असम द्वारा इस्लामी क्रूरता का सामना किया जा रहा था। औरंगजेब के मामा मीर जुमला द्वितीय के द्वारा अहोम राजधानी गढ़गांव पर आक्रमण किया गया व कुछ हिस्से पर नियंत्रण भी स्थापित कर लिया गया, किंतु राजा जयध्वज सिंघा जो उस समय के तत्कालीन शासक थे, उनके द्वारा गुरिल्ला युद्ध जारी रखा गया। उनके उत्तराधिकारी राजा चक्रध्वज सिंघा के द्वारा अहोम सेना का कायाकल्प किया जाता है और 1665 ईस्वी में लाचित को अहोम सेना का प्रमुख बना दिया जाता है। लाचित द्वारा मुगलों द्वारा कब्जाए गए जमीन के अधिकांश भूभाग को एक एक कर मुक्त करा लिया जाता है व गुवाहाटी के मुगल फौजदार फिरोज खान को लाचित बंदी बना लेते हैं। इसी उपलक्ष्य में प्रसन्न होकर के अहोम शासक राजा चक्रध्वज सिंघा के द्वारा लाचित को सोने की परत वाली तलवार हेंग डोंग भेंट की जाती है। हेंग डोंग यानी जो हेंग डोंग है ये लाचित को भेंट की गई तलवार का नाम है, जो सोने की परत वाली थी, स्वर्ण परत वाली थी। इस पराजय से तिलमिलाहट में औरंगजेब के द्वारा राजा राम सिंह के नेतृत्व में एक विशाल सैन्य दल असम के लिए रवाना कर दिया जाता है, जहां पर अहोम जो है साम्राज्य और मुगलों के बीच भीषण युद्ध होता है। युद्ध स्थान को सरायघाट, जो वहाँ का युद्ध स्थान था वह सरायघाट था, इसीलिए इसे सरायघाट की लड़ाई के नाम से भी यह इतिहास में प्रसिद्ध है। इसे इतिहास में जाना जाता है, जो 1671 में घटित हुआ।
सराय घाट क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी में अहोम सेना व मुगलों के बीच भीषण युद्ध होता है। यह युद्ध इतिहास में स्मरणीय है, जिसने पानी के लड़ाई में तकनीकी व कौशल के नए आयाम स्थापित किए। यदि हम मुगल सेना की बात करें, मुगल सैन्य शक्ति की बात करें, तो इस युद्ध में मुगलों के द्वारा एक विशाल सेना लेकर उतरा जाता है, या मुगल जिस सेना के साथ उतरते हैं वह अत्यंत विशाल सैन्य बल हुआ करता था, जिसमें 30,000 लगभग बताया जाता है पैदल सैनिक थे और 15,000 तीरंदाज थे, 18,000 के लगभग तुर्की घुड़सवार थे, 5,000 के लगभग बंदूकची यानी जो बंदूक चलाने वाले थे, और 1,000 के लगभग तोपें थीं यानी तोपची जिसको कहा जाता था, और नौकाओं का एक विशाल बेड़ा भेजा गया। अलबोई में शुरुआती युद्ध में, शुरुआती संघर्ष में मुगल सैनिकों के द्वारा लगभग 10,000 अहोम सैनिकों का कत्लेआम किया गया, जिससे अहोम सेना को एक गहरा सदमा लगा। राजा राम सिंह द्वारा चक्रध्वज के मन में लाचित के विरुद्ध दुष्प्रचार करने के लिए एक षड्यंत्र चला गया। एक तीर में एक पत्र लिखकर उस तीर को जो है लाचित के राजा चक्रध्वज के पास छोड़ा जाता है, और जिसमें लिखा था कि लाचित 1 लाख रुपए पर हम लोगों के हाथों बिक चुका है और इसीलिए वह युद्ध में शामिल नहीं हो रहा है, वह युद्ध से पीछे हट चुका है। परिणामतः लाचित के प्रति राजा चक्रध्वज के मन में शंका और दुराभाव उत्पन्न हुआ, किंतु इसका परिणाम यह हुआ कि अहोम सैनिकों का मनोबल पूरी तरीके से टूट चुका था। वह कई क्षेत्रों में पीछे हट चुके थे, कई क्षेत्र मुगलों के कब्जे में आते जा रहे थे, किंतु अहोम प्रधानमंत्री अतन बुरगोहेन के द्वारा राजा को लाचित के विरुद्ध मुगलों के षड्यंत्र के बारे में समझाया जाता है और बुरगोहेन इसमें सफल भी होते हैं। युद्ध से पूर्व लाचित वास्तव में बीमार थे और उन्होंने युद्ध में हिस्सा लेने में असमर्थता प्रकट किया, किंतु जब उन्हें अहोम सेना के पराजय और कत्लेआम की सूचना मिली तो उनका शौर्य पुनः जाग चुका था। उनके शरीर में एक बिजली की तरह नए तरंग का संचार हुआ। उन्होंने रणनीति बनाया, जिसमें नौसेना को रणनीतिक तौर पर, नौसेना की चूंकि अल्प सेना थी उनकी, तो अल्प सेना को ही रणनीतिक तौर पर इस प्रकार सजाया गया जिससे कि विशाल मुगल बेड़े को भ्रमित किया जा सके। नौकाओं में विस्फोटक भरे गए, उनको जानबूझकर मुगल बेड़ों के तरफ ललकारा गया, ले जाया गया, मुगल बेड़ों को वहाँ से ललकारा गया, और जब मुगल बेड़े बहुत तेजी के साथ उनकी तरफ हमलावर तौर पर आगे बढ़े तो छोटी छोटी तीव्र गति की जो है नौकाओं को ब्रह्मपुत्र के तीव्र धार में, यानी ब्रह्मपुत्र भी एक प्रकार से देखा जाए उन्होंने माँ के रूप में उससे सहायता लिया, उस तीव्र धार में छोड़ दिया और धार के अनुरूप वो नौकाएं तेजी से मुगल बेड़े की तरफ आगे बढ़ी। मुगल सकपकाए, उन्होंने आक्रमण उन पर किया और बाद में जब उन्होंने आक्रमण किया तो सैनिक जो है ब्रह्मपुत्र की तेज धार में कूद गए और नौकाएं जाके टकराईं, और इसी प्रकार छोटी छोटी नौकाओं ने अपने विस्फोटक के द्वारा बड़े बड़े बेड़ों को डुबोना शुरू कर दिया। पूरी तरीके से मुगल कुछ समझ नहीं पा रहे थे, उनके सेना में हाहाकार मच चुका था। फिर इन्होंने दूसरी रणनीति क्या अपनाई कि किलेबंदी की, मिट्टी व बांस से मजबूत तटबंध का निर्माण किया। गुप्तचरी पर भी इन्होंने विशेष बल दिया। प्रत्येक मुगल गतिविधि की पल पल की सूचनाओं पर इनके द्वारा कड़ी नजर रखी जा रही थी। लोक समर्थन भी इन्होंने हासिल किया। किसी भी युद्ध में विजय लोक समर्थन के बिना संभव नहीं होता है, और इन्होंने आम जनमानस का भी दिल जीता। गांव वालों से रसद हेतु व्यापक सहायता इन्हें प्राप्त हुआ, और इस युद्ध में
इनके द्वारा नैतिक अनुशासन का जो परिचय दिया गया वह सदा इतिहास में अविस्मरणीय रहेगा। तटबंध निर्माण में ढिलाई पर चाचा को इनके द्वारा जो मृत्युदंड दिया गया वो राष्ट्र के प्रति कठोर निष्ठा का परिचायक था। लाचित बीमार थे, मुगल सेना आगे बढ़ रही थी, किंतु उन्होंने अचानक नारायण के द्वारा सूचित किए जाने पर हुंकार भरा, मैं बीमार हो सकता हूँ किंतु ब्रह्मपुत्र की धारा को दुश्मन की नावें तब तक पार नहीं कर सकती जब तक मैं जीवित हूँ, मेरे शरीर में प्राणों का संचार है। लाचित द्वारा नाव पर चढ़कर स्वयं युद्ध का नेतृत्व किया गया। अहोम सेना में अचानक एक बिजली का संचार जो है आ चुका था। गुप्त व कुशल रणनीति से मुगल सेना को इन्होंने अचंभित सा कर दिया। राम सिंह को पीछे हटने पर विवश होना पड़ा। मुगलों को भारी सैन्य क्षति हुआ, उनके बड़े बड़े बेड़े डुबो दिए गए और पुनः इस युद्ध का परिणाम यह हुआ कि मुगल अहोम साम्राज्य पर और असम पर आक्रमण का साहस नहीं कर सके। इस युद्ध में लाचित के नेतृत्व में मुगल सैनिकों के साथ लाचित के नेतृत्व में हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों ने मुगलों का मुकाबला किया, जो कि लाचित के एक प्रकार से पंथ निरपेक्ष नेतृत्व का परिचायक था। थोड़ा सा हम लाचित ये अहोम युद्ध के संवाद को भी आपके सामने प्रस्तुत करना चाहेंगे संक्षेप में। जब मुगल सेना के आक्रमण का सूचना राजा चक्रध्वज को मिलता है तो राजा दरबार में चिंतित बैठे हुए लाचित को पुकारते हैं, लाचित, क्या असम की अस्मिता को हमारे सौंपे गए दायित्व से तुम बचा सकोगे? लाचित जवाब देते हैं, महाराज, जब तक शरीर में प्राण है ब्रह्मपुत्र की धारा तो क्या एक बूंद को भी मुगल छू नहीं सकता। राजा, तो जाओ लाचित, असम की आंखें तुम्हारे तरफ टकटकी लगाए देख रही हैं। लाचित के द्वारा तटबंध का निर्माण किया जाता है। इसी बीच चाचा के द्वारा आराम किए जाने पर क्रोध से आग बबूला लाचित फटकारता है, चाचा, इस सैन्य तटबंध का निर्माण है, आपका आंगन नहीं कि जहां आप जब चाहें पसर जाएं। सैनिकों को आदेश देता है इन्हें युद्ध अनुशासन के अनुसार दंडित किया जाए। इसी बीच राम सिंह के द्वारा अपने मुगल सैनिकों को अहोम पर आक्रमण का आदेश दिया जाता है और अपनी रणनीति पर विमर्श किया जाता है। नारायण अचानक दौड़ा दौड़ा पहुंचता है, जो कि एक अहोम साम्राज्य का विश्वस्त सैनिक हुआ करता था। सेनापति, मुगल बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, हम क्या करें? आप भी जो अशक्त हैं। लाचित जवाब देते हैं, अपने बीमारी के कारण टूटे हुए आवाज में, कमजोर आवाज में, मैं बीमार हो सकता हूं किंतु मेरा साहस नहीं, मेरा साहस अभी जीवित है। मैं स्वयं नेतृत्व करूंगा। अहोम के प्रत्येक सैनिक के लिए अपने मिट्टी के कर्ज को चुकाने का आज पवित्र समय आ चुका है। भीषण युद्ध होता है, मुगल सेना को पीछे हटना पड़ता है और राम सिंह के द्वारा कहा जाता है कि ये असम नहीं, ये लाचित के नेतृत्व में लोहे की दीवार है। लाचित, तुम्हारी कलम व तलवार दोनों अमर है। लाचित कहते हैं, हमारी मिट्टी के स्वाभिमान को कोई झुका नहीं सकता। हम असम हैं और हम भारत की आत्मा हैं। यह है हमारे वीर सपूतों के द्वारा किए गए त्याग, बलिदान और साहस का वीर गाथा। हम पुनः किसी नए विषय के साथ आप लोगों के सम्मुख उपस्थित होंगे, किंतु हमें यह प्रेरणा प्रदान करता है कि देश से बढ़कर, राष्ट्र से बढ़कर
हमारे लिए कर्तव्य से बढ़कर, राष्ट्र के प्रति निष्ठा से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता। शायद हमारी वर्तमान पीढ़ी भी ऐसे महानायकों से कुछ सीख ले, ऐसे महानायकों से प्रेरणा ले और अपने राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति और अपने कर्तव्य के प्रति, अपने दायित्वों के बारे में सचेत हों, हम प्रेरणा लें और आगे बढ़ें। इसी के साथ हम इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।